बुजुर्ग पिता तुल्य या मेरे भाई जो आए हुए हैं तो गर्मी में आप बैठे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल करो। कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ाओ। मुझे लगता है कि हालांकि कुछ साथी नाराज भी हो गए होंगे कि भाई मैं प्रदेश कमेटी का हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं संभाग कमेटी का हूँ, मुझे नहीं बोलने दिया गया। तो मैं उन तमाम साथियों से माफी चाहता हूँ जिनको मेरे कारण यहाँ बोलने का मौका नहीं मिला। चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आपसे करूंगा, अगर कुछ नहीं बताऊंगा, ना फालतू का भाषण दूंगा। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि जिस साथी को जगह मिल रही है आने की, यहाँ अंदर आकर बैठना चाहता हूँ बैठ जाए। बहुत सारे साथी धूम में खड़े हैं, बुजुर्ग धूम में खड़े हैं, वो अंदर आ जाए, ना बैठे अंदर आकर खोल दीजिए भाई। यहाँ दो साथी बैठे तो ना बैठ जाए। और भी साथी जिसको जगह मिल रही हो बैठने की, वो बैठने का कष्ट है, क्योंकि मुझे पता है गर्मी बहुत है और यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा होती है। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। गौर से सुनिएगा, इन लाइनों का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है कि साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आग रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आग रखते हैं। मेरे खूब याद है कि शायद अशोकनगर में मैंने एक भाषण दिया था, जिला पद पे आते, लेकिन खूब याद है भाषण दिया था 2 अप्रैल को लेकर के। और मैंने वहां ये कहा था कि भारत की राजनीति के वो राजनेता जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, जो अपने आप को दलित आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, जिनकी संपत्ति आज कम से कम कई हजार करोड़ है, जिसे मैंने उत्तर प्रदेश के नेता, बिहार के नेता, महाराष्ट्र के नेता, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं के नाम भी लिए और चीख चीख कर ये कहा था कि जब वो हमारे वोटों पर और हमारे दम पर शासन सत्ता में बैठ करके खूब धन कमा सकते हैं, तो जो 2 अप्रैल में मेरे 13 भाई शहीद हुए थे उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते। वो मैंने वहां चीख चीख कर कहा। लेकिन ये भारत की व्यवस्था है कि यहाँ सही कहने वालों को गोली मारी जाती है और झूठ बोलने वालों को सीट पर बिठाया जाता है। भारत की व्यवस्था है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये शर्म करने की बात है। खासतौर से जिस समाज का मैं हूं, जिस समाज में मैं जन्मा हूं, वो समाज तो बेचारा सीधा तो है ही, लेकिन वो झूठ पर यकीन कर जाता है और सच को भूल जाता है। जैसे कि यूपी में यकीन किया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और वो दिल्ली जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो बताइए, हो सकता है क्या? भाई अगर मध्य प्रदेश में आया हूं, आप मुझे रोटी नहीं दोगे तो मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। किसी पंडित जी के शंख बजाने से मेरा पेट भर जाएगा क्या? बताइए, नहीं भर पाएगा। पेट तो मेरा भरेगा तो आप रोटी दोगे, या फिर मैं यहाँ का मेहनत मजदूरी करूंगा या मांग के खाऊंगा, लेकिन मेहनत करके ही रोटी मिल पाएगी। मुझे खूब याद है, यहाँ भी एक शेर था, क्या नाम था? विमल प्रकाश जाटव। उसके माथे में गोली मारी गई थी। मुझे खूब याद है, साथियों ने मुझे बताया कि उसने बाबा साहब अम्बेडकर भीम आर्मी की टी शर्टें पहनी थी 2 अप्रैल को। उसने मौत को भगत सिंह की तरह चुना था और ये बताया था सरकार को मैं भीम आर्मी का बाबा साहब अम्बेडकर का शेर हूं, मुझे गोली मारिएगा। शहीद हुआ वो शहीद हुआ, वो याद रहेगा। ये सब भूल जाए, ये सारे नेता भूल जाए, लेकिन भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जब तक जिंदा है उसे याद रखेगा। और आने वाले समय में जब ताकतवर होंगे, और ये तय है कि ताकतवर होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग कभी पीछे नहीं हटते, मेहनत करने वाले लोग हमेशा ताकतवर होता है। ताकतवर होंगे और इसी देश को दिखाएंगे। वो लोग 13 भाई शहीद हुए थे ना, जब उनकी ऊंची ऊंची प्रतिमा लगाएंगे, उनके नाम से सड़कें बनाएंगे, उनके नाम का जय जयकार इस देश में करवाएंगे, तो इस देश को दिखाएंगे कि इस देश में उन्हीं लोगों की प्रतिमा नहीं लग सकती जो इस देश को बेचते हो, उन्हीं लोगों की प्रतिमा नहीं लग सकती जो इस देश के आजादी के समय अंग्रेजों से माफी मांग सकते हो। इस देश में उन लोगों की प्रतिमा नहीं लग सकती जो अपने हक अधिकार के लिए SC ST एक्ट जैसे आंदोलन के लिए शहीद हो सकते। ये दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, ये काम है हम लोग।
अब अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैंने आपके सामने सिर्फ अपना दर्द रखा कि मेरे मन में दर्द क्या है। ये मेरे मन का दर्द है, मेरी टीम के मन का दर्द है। जो यहाँ बैठी है, डबरा की टीम, ग्वालियर की टीम, चंबल की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, तो दूर दूर से टीम आई बैठी है, इसका दर्द है। ये दर्द भी इसलिए है कि ये रात दिन घूम घूम कर मेहनत कर रहे हैं, घूम घूम कर। भाई मुझे लगता है मुझसे जरूरी बात अभी किसी की है नहीं। क्या है तो आ जाओ, माइक लो, यहाँ बोलो, सब सुनेंगे। निवेदन है, थोड़ा सा कड़वा हूं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आवाज भी थोड़ी सी वो है, शब्दों का उच्चारण गलत है, क्योंकि उस एरिया में बात बात में गाली दे देते हैं, तो माफी चाहूंगा के बाद बुरी लगे, लेकिन अनुशासन ना तोड़े। ये हमारी टीम का दर्द है पूरे देश के अंदर कि जब मनीषा वाल्मीकि होता है ना, तो कोई नेता नहीं बोलता। ये 6 फ्रैक्चर यहां से यहां तक, ये टूटी हुई, ये हाथ, ये उंगलियां टूटी हुई, मनीषा वाल्मीकि खूब देखा होगा, खूब उन्होंने आंदोलन किए, कोई नेता नहीं आता। लेकिन जब बीमारी पहुंचते ना, चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति पहुंचता, आपका बेटा, आपका भाई, तो सरकार हिलती है, ये क्या मंडल हो गया। तो ये दर्द है, और ये दर्द तब तक रहेगा जब तक ये खत्म ना कर दिया जाए। इसे खत्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लोगों का बात। चलिए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों एक लाइन में नमन, और विशेष नमन उस महामानव को जिसकी कल शहादत दिवस था। कितने लोग जानते हैं किसका कल शहादत दिवस था? जोर से नाम लेकर बताएं। किसका शहादत दिवस था कल? और कोई और नहीं बताया किसी को? इसे कहता है दुरा ज्ञान। ऐसा समाज का भी उन्नति नहीं कर सकता, बुरा मत मानिएगा, हकीकत है। ऐसा समाज का भी उन्नति नहीं कर सकता तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप को देखते ही उसको सही पढ़ना भी ना जानता हो। कल 2 दिन थे। पहला दिन था गुरु दिवस था ना, शिक्षक दिवस, शिक्षक कल एक तो शिक्षक दिवस था, और एक दिवस था, एक व्यक्ति ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, घर जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। ये नारा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बिहार के अंदर आप लोगों के लिए। और देखिए, जिस लोगों के लिए नारा दिया गया, जिसको आज बड़े बड़े लीडरान देखकर डर जाते हैं, ये पूंजीपति सत्ता इस एक नारे से घबरा जाती है। उस समय की मौजूदा की सरकार कांग्रेस इसी एक नारे से हिल गई थी, लोगों ने खून से नारा लिखा था। उनके समाज के लोग उस नारे को, उस व्यक्ति के नाम तक को नहीं जानते। क्या ऐसे लोग सत्ता हासिल कर सकते हैं? ईमानदार से बताइए, झूठ मत बोलिए। हाथ बताइए, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अभी साथियों ने बहुत बड़ी बात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि ये झंडा गाड़ देंगे, और तमाम साथी बोलते, एक साथी को रोक दिया बोलते, वो भी कहता है भाई ये कर देंगे। हाँ सही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र का अधिकार दिया, ये महिलाएं मेरी माँ को यहाँ बैठने का अधिकार दे दिया, आपको बैठने का अधिकार दे दिया, मुझे बोलने का अधिकार दे दिया, इन सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया। इतना ही बस, इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए था, हम नहीं बढ़े। हम बड़े मनवादी व्यवस्था में बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं। अब देखो अपने घर की दीवारों पर जाकर देखना आज क्या लिख रखा आप लोगों ने, किस चीज की तस्वीरें चिपका रखी है, देखना जाकर के। मुझे बताने का सकता ही नहीं है, मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये भाई ये तो भीम आर्मी के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। बाबा साहब ने कहा था ना जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो हम इस देश के शासक हैं। आप घर जाकर देखिएगा आपने अपनी दीवारों पर क्या लिखा और किन किन को वहां चिपकाया, ये घर जाकर देखिए। मैं भी कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, जो लोग अपने महापुरुषों को भूल जाए, जो समाज अपने महापुरुषों को भूल जाए, या सीधी सीधी भाषा में ये कहूं, जो समाज अपने बुजुर्गों को, अपने पिताओं को, अपने दादा को भूल जाए, उस समाज को क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? अरे आप मत बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े मेरे पिता तुल्य सब लोग बैठे, मेरे युवा साथी भी, क्या कहना चाहिए समाज? नाला कहना चाहिए ना, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? तो एक वादा तो कम से कम युवा लोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बुजुर्गों को सबको पता था, उन्होंने हाथी से मुझे पता इस बात का।
वो तो सब जानते, उनका जीवन ही आंदोलन में चला गया। वो इस उम्र में भी आप भरी गर्मी में बैठे हैं। आप तो जेल में कर भी है, लेकिन मैंने कुछ बुजुर्ग ऐसे देखे कि जब से मैं आया हूँ वो एक साथ एक जगह बैठे, हिले तक नहीं है, सुन रहे हैं। तो क्या ये पढ़े लिखे युवा एक वादा नहीं कर सकते कि कम से कम इतना तो कर लो कि आने वाले समय में इस महापुरुष की जयंती आए, जिसका परिनिर्वाण आए, और कुछ करो ना करो, उसका जीवन चरित्र तो पढ़ ही सकते हो या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो क्या? हाथ उठा के वादा करो भाई, आज के बाद जिस भी महापुरुष का जन्मदिन आएगा या परिनिर्वाण आएगा, हम उसका जीवन चरित्र जरूर पढ़ेंगे। हाथ उठा के बार बार वादा करिएगा, सच्चा झूठा नहीं। फिर अगली बार आगे पूछ लूंगा। शुक्रिया। देखिए, शोषण किन लोगों पर होता है? ये भी चीख चीख कर कह रहे थे कि शोषण हुआ। शोषण किन लोगों पर होता है? शोषण उन लोगों पर होता है जो पढ़े लिखे, सोचे समझे, सक्षम होने के बावजूद भी मूर्ख होते हैं। कैसे? ये बताऊंगा। हालांकि मेरे साथ बहुत कड़वे हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग यहाँ से जाने के बाद घर जाएंगे तो मुझे दो चार गाली रोज भी करेंगे। अगले आया था वहां से, यहाँ से उपवास करके चला गया। कुछ ये कह देंगे आप कह रहे नहीं, वो तो बाहर के लोग थे भाई, वो तो बाहर के लोग थे, यहाँ मध्य प्रदेश में उनका क्या काम है? ये भी कुछ लोग कहेंगे। तो कुछ साथी बह जाएंगे, उनकी भावनाओं की, मैंने कहा सीधा समाज है, उनकी भावनाओं में जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं यार तुम सही कह रहे हो। कैसे हम लोग हमेशा से मूर्ख रहे कि जनसंख्या हमारी लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है? जनसंख्या। वो हमारी, इस देश में मेहनत करने वाले हम, इस देश में बिल्डिंग सड़क बनाने वाले हम, इस देश में मेहनत मजदूरी करने वाले हम, लेकिन इस देश की शासन करने वाले कौन? कौन शासन करने वाले? दूसरे। वो इतने से जिनके ना वोट बैंक है, ना कभी मजदूरी करते, ना कभी मेहनत करते, जाके देखिएगा गेहूं की, धान की फसल कौन काटता है, जाकर देखिएगा सड़कों पर गड्ढे कौन खोद रहा है, जाकर देखिएगा सफाई का काम कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। आबादी में हम, ताकत में हम, मेहनत में हम। तो इस देश पर आज कोई और क्यों करेगा? इस देश पर आज कोई और क्यों करेगा? तो हमने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी कहते थे भाई गांव में चोर आ जाए, शोर मचाओ, चोर भागेगा, गांव ले जाएगा, चोर को पकड़ेंगे, पिटेंगे, जेल भेज देंगे। तो हमारी समझ में आ गया कि अपने देश में चोर घुस गए, चोर घुस गए। और घुसने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या करा? इस देश को प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट कर दो, शिक्षा प्राइवेट कर दो, बीएसएनएल प्राइवेट कर दो, जहाज प्राइवेट कर दो, सारी चीज प्राइवेट कर दो। ये जो इन दलितों पे, आदिवासियों पे थोड़ा सा आरक्षण का टुकड़ा है, अतो साहब, काशीराम साहब की यूनिट ने मिलकर के मंडल कमीशन में ओबीसी को थोड़ा आरक्षण का टुकड़ा दिलवाया, ये खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। मैंने पहले कहा कि तो सीधे लोग, हमने उनकी वाहवाही की, तालियां बजाई, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने खूब तालियां बजाई। भाई नीचे बैठ जाए ना, ए भाई हेलो, हमने खूब ताली बजाई, नहीं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ गया, आनंद आ गया। अब सब लोग मेरी बात सुने, जो यहाँ दुकानों पर भी बैठे हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं ये देश हमारा देश है, ये देश उन्नत होना चाहिए, ये देश शिक्षित होना चाहिए, यहाँ का प्रत्येक वर्ग का आदमी समानता का जीवन एहसास करे, देश ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के साथ बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वो छोटे व्यापारी भी सड़कों पर बैठे हुए मुझे सुने, जिनकी छोटी छोटी किराने की दुकानें हैं, जिनकी छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें हैं, जो छोटा छोटा व्यापार करता है, वो भी मुझे सुने, गौर से सुने कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए, मॉल देख रहे हैं भाई? आप वॉलंटियर है क्या? आप वॉलंटियर हैं और क्या है? कैमरा मैन तो यहाँ बैठ जाओ भाई, या अपना कैमरा चला लो, कहीं साइड में को ऊपर। वो सब लोग सुने, ये जो बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए हैं, जहां होम डिलीवरी भी है, वहां घुसिए, वहां घुसकर लिखा होगा एक पैंट के साथ और एक शर्ट फ्री, 2 किलो चीनी के साथ फलानी चीज फ्री, ये लिखा होगा। ये क्योंकि हमने कहा कि यहाँ भारत में सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारे लोग सीधे हैं, इनकी समझ नहीं आ रहा है। वो क्या है? वो वही जियो का प्लान है कि जियो देश में आएगा, यहाँ की सरकार के लोग, फिल्म स्टार जियो का
प्रचार करेंगे, पूरे देश में जियो बांटा जाएगा फ्री। फिर 6 महीने बाद उसका बिल बताया जाएगा और फिर 3 महीने के बाद कह दिया जाएगा कि नहीं, अब जियो के साथ साथ भारत में जितने नेटवर्क हैं उन सबका 1 महीने का रिचार्ज 600 कर दिया जाता है। ये वही प्लानिंग है, ये धीरे धीरे यहाँ के पूंजीपति लोग मॉल खोल करके आपको एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री दे करके आदत खराब करेंगे और 2, 3, 4, 5 साल में कहेंगे आ जाओ। कहते छोटी छोटी दुकानें बंद हो चुकी होंगी क्योंकि आप वहां से खरीदेंगे नहीं, वहां से आपको फ्री नहीं मिल रहा है, वहां से तो आपको पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो जब ये छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी गली मोहल्लों की, और फिर जब आप मॉल में जाएंगे कहेंगे लाओ भैया आज हमारे घर में त्योहार है, गुड़िया आई हुई है, छोटी बहन कपड़े देने हैं, हाँ भी दे दे। ये सूट की कीमत है 5,000 रुपए। वो कहेगा भैया ये तो सूट की कीमत 5,000 नहीं, पिछली बार तो आपने सस्ते दिया था, पिछली बार को छोड़, अब के 5,000 रुपए देके जा, क्योंकि जो 5 बार के कपड़े तूने फ्री पहने हैं उनके पैसे का तेरा बाप थे। ये व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं, ये देसी भाषा की व्यवस्था है जो मैं बता रहा हूं, उस भाषा में बता रहा हूं जिस भाषा में आपको समझ आ सकती है। विश्व में कहीं भी शिक्षा के ऊपर जीएसटी टैक्स नहीं लगता, पढ़ने को नहीं लगता, लेकिन एक देश होता है जहां लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत। मजबूती से लग रहा है। ये तो लोग चारों तरफ सड़क पर खड़े होकर कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं भी कह देता हूं, मेरी टीम भी कह देती है, लेकिन अगर भारत माता की जय कहने से देश का उद्धार हो सकता तो हमें काम करने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता? भाई एक ही नारा होता भारत माता की जय, भारत का उद्धार हो गया। नहीं, भारत की उन्नति तब तक नहीं हो सकती, भारत उन्नत तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को मजबूत महसूस न करने लगे। जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति में एक समानता का एहसास न आ जाए तब तक भारत के उन्नत होने का बात नहीं है। ये बात मेरा बताने का मतलब क्या है? ये बात मेरा बताने का मतलब ये है कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कई हजार करोड़ रुपए कमा करके इस देश से भाग जाते हैं, और एक किसान, एक गरीब मजदूर जब 50,000 रुपए का भैंस पर लोन ले लेता है, 20,000 रुपए जनरेटर पर लोन ले लेता है, तो उसको 14 दिन जेल में डाला जाता है, 14 दिन जेल में, और उस लोन पर ब्याज बढ़ाया जाता है। इसलिए मेरा बताने का औचित्य है कि भारत की उन्नति ऐसे नहीं हो सकती। और भारत में वो समाज जो सदियों से अछूत रहा, जो शुद्र रहा, जिसको अधिकार नहीं थे, जब तक उनकी उन्नति नहीं होगी इस भारत की उन्नति नहीं हो सकती। और वो मेरा समाज है, वो मेरा समाज है, इसलिए रात दिन लड़ा जा रहा है। कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, फुले बैराड ने भी कहा होगा, और महापुरुषों ने भी कहा होगा कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम इतिहास कभी बना नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बना। आपको अपना इतिहास याद रखना चाहिए। जो बात कहने में जा रहा हूँ बात बहुत कड़वी है, हो सकता है मेरी बहनों को बुरी लगे, मेरे भाइयों को बुरी लगे, सच है। वो दिन याद कीजिए जब दक्षिण भारत में हमारी बहनों को, हमारी माँ को अपनी छाती ढकने का अधिकार नहीं था। वो दिन जरा याद करिए, बिल्कुल याद करिए। वो दिन याद कीजिए कि जब किसी सार्वजनिक कुएं से, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो दिन जरूर याद कीजिए। वो दिन याद कीजिए कि जाति के नाम पर हम पर लगातार शोषण होता था, हमें कोई बचाने वाला नहीं था। हमारे साथ कोई न्याय करने वाला नहीं था। वो दिन जरूर याद कीजिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोगों के घर में बीवी टीवी आ गया, नौकरी आ गई, हम काम करने लगे हैं, थोड़े पैसे कमाने लगे हैं, हम अपना इतिहास भूल गए हैं, हमारे पूर्वजों का जो अपमान हुआ उसको भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाकर, फुले पेरियार ने अपना पूरा जीवन लगाकर हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम इस देश में न्याय को स्थापित कर सके, इस देश में समानता महसूस करा सके। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरे, हम नहीं सुधरे, हम फिर गुलामी की ओर जाना चाहता है। अभी लेटेस्ट सूचना है, भिंड के अंदर एक तथाकथित टीचर ने एक छोटे बच्चे पर लैट्रिन बाथरूम साफ कराया है। सोचिए हमारी हैसियत क्या। हमारे आईएएस हो सकते हैं, हमारे पीसीएस हो सकते हैं, हम जमीन वाले हो सकते हैं, आज हो सकते हैं, लेकिन हमारी हैसियत क्या कि हमारे बच्चे पर लैट्रिन बाथरूम साफ कराया जाता है। और ये मानसिकता है कि हम उसी लायक हैं,
राजस्थान में एक छोटे से बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो सिर्फ एक घड़े को पानी पीने के लिए छू लेता है। और हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं? क्या दर्द नहीं होता? महसूस नहीं करते क्या कि वो बेटा किसका बेटा है? वो आप ही का तो खून है, बस उसका क्षेत्र बदल जाता है, उसकी जाति बदल जाती है। यही तो होता है और कुछ तो नहीं होता ना। रहता तो वो अछूत का अछूत, दलित का दलित ही है और शूद्र का शूद्र रह जाता है। सोचिए, समझिए, बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा का और संघर्ष का काम हमने बड़ी तेजी से किया है। मुझे पूरी उम्मीद है हम मठ पर बैठे हुए लोग, एक भी लोग व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ना हो। आपके सबके चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि अधिकतर लोग या 90% भाई और बहनें पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो जो संगठित वाला बाबा साहब ने नारा दिया था, उस नारे को एक महामानव ने पूरा करने का काम किया, जिसका नाम साहब मान्यवर कांशीराम था। उन्होंने पूरा करने का काम किया और उस नारे को पूरा करके जो लड़ाई सदियों से इस देश में क्या पूरे विश्व में रही है, जमीन की लड़ाई, शासन की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, जिसमें सारे अधिकार, सारी ताकत छुपी हुई है, उन्होंने हमको एक करके इस प्रदेश के सबसे बड़े सूबे में अपना राज स्थापित करने का काम किया। हालांकि वो राज सबसे पहले का स्थापित होना था तो मध्य प्रदेश में होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया, जो पुराने लोग अच्छी तरीके से जानते हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक भारत की सबसे बड़ी आबादी, जिसको जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% बताया, जिसको साहब मान्यवर कांशीराम साहब ने 85% बताया, लेकिन वो आबादी आज भी उस आबादी के लोगों का शोषण होता है, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं। ये जितने भी नेता आते हैं घबराते हैं, अपनी सुनाई जाती है, जनता की तो सुन गए। बाबूजी मैं नेता नहीं हूँ, ये कभी ये साथ में लग रहा। ठीक है, हमारे जाने तो नेता ही हो ना। नहीं घबरा का उद्धार तो करो, नामांतरण चालू तो करवाओ, कोई कहता भी नहीं है। नामांतरण अभी फ्री हो रहे हैं, नामांतरण फ्री हो रहे हैं अभी। कितने कराएगा? चल मेरे साथ। बाबूजी कार्यक्रम के बाद मैं आपसे बात करके जरूर जाऊंगा। आप लिखित में आवेदन दीजिए बाबूजी। तो ये परिवर्तन कोई और नहीं कर पाएगा, ये संगठन कोई और पैदा नहीं कर पाएगा। भीम आर्मी ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांशीराम साहब के कार्यों को आगे बढ़ाया। हमने पूरे देश का अम्बेडकरी आंदोलन, पूरे देश की वो जातियां जो शोषित पीड़ित वंचित थी, उन सबको लाकर एक जगह खड़ा कर दिया, एक मुट्ठी में बंद कर दिया। अब तय आप लोगों को करना है कि वो मुट्ठी बंद हो रही है, धीरे धीरे उस मुट्ठी को मजबूत करना है, या उस मुट्ठी को कमजोर कर देना है, ये तय आपको करना है। अगर यहाँ मेरे ओबीसी समाज के भाई बैठे हो, तो जिस आंदोलन में मैं आया था, एक बेटी का रेप किया, उम्र बताऊंगा सिर्फ, बेटी की उम्र थी 13 साल और उस व्यक्ति की उम्र थी 60 साल। एज का डिफरेंट देखिए और रेप का डिफरेंट देखिए, बस 2 ही फर्क थे। वो बेटी शूद्रों की बेटी थी और जिसने रेप किया वो यहाँ की तथाकथित समझ जाती है, शेर ही कहूंगा मैं उसको। वो 13 साल की बेटी का शिकार करता है, ये शेर ऐसे ही, और ये लगातार देश में चल रहा है। हम बुद्ध का नाम क्यों लेते हैं? हम बुद्ध के मानने वाले क्यों हैं? क्योंकि हम न्याय की बात करते हैं, हम तर्क की बात करते हैं, इसलिए हम बुद्ध के मानने वाले हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की ओर क्यों गए? इसलिए बुद्ध की ओर गए कि जब मेरे लोग ताकतवर होंगे, मेरे लोग शासन सत्ता में आएंगे, तो इस देश में न्याय और तर्क की बात होगी और न्याय के आधार पर इस देश में शासन चलाया जाए। मैं लिख कर देता हूँ आपको, बिल्कुल लिख कर देता हूँ कि जो चेहरे खड़े हुए हैं यहाँ, मध्य प्रदेश के हैं सब लोग, मैं अकेला यहाँ बाहर से आया हूँ, जो चेहरे खड़े हुए हैं, अगर इन पर एक बार विश्वास किया ना, ये आज नहीं डरते। जब उनकी सत्ता है, जब उनकी ताकत है, तब ये लोग नहीं डरते। अब सोचिए कि जिस दिन ये सत्ता और ताकत में बैठे होंगे, तो क्या इस समाज के साथ कोई गलत कर पाएगा? क्या इसकी बहनों को कोई छेड़ पाएगा? क्या हत्या कर पाएगा? अभी रात में आ रहा था, दतिया जिला है ना, इससे पिछला दतिया जिला, क्या नाम उसका भाई का? दतिया जिला में एक हमारा कार्यकर्ता है शिव कुमार,
ये देखिए, इसने मुझे बताया कि भैया गांव में आरएसएस के लोगों ने मीटिंग करके पैसे इकट्ठा किया है, 5,000, 10,000, 20,000। हमने पूछा भाई किस लिए? कि मेरी हत्या कराने के लिए, कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं और नीला झंडा उठाकर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए तर्क की बात करता हूं। ये इसने मुझे बताया। हमने कहा भाई अच्छा, ये तो बड़ी बात हो गई कि एक व्यक्ति को मारने के लिए पूरा गांव लगे, आरएसएस जैसी संस्था लग जाए, ये तो खुशी की बात है। तो हमने भी कहा भाई तुम गांव के लोग पैसे इकट्ठा करो, तुम्हें कहने की जरूरत पड़ेगी, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान ने रोक कर रखा है, वरना ना जाने कब के भीमा पूरे काम कर देते। मैं कहता हूँ प्रशासन को, हालांकि मैं बात सारी संविधानिक करता हूँ। मेरे संगठन के लोग मुझे कहते हैं भाई साहब आप थोड़े ढीले हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी व्यवस्था सिस्टम से चलती है, अनुशासन से चलती है, उसी को स्थापित करने का मेरा काम है। लेकिन हाँ, इतना सीधा भी नहीं हूँ कि कोई मेरे भाई के ऊपर हाथ डालेगा, मेरी बहन के ऊपर हाथ डालेगा और मैं यहाँ बैठ कर देखता रहूंगा। नहीं, अगर कुछ गलत हुआ प्रशासन भी जाने, सरकार भी जाने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी जाने, अगर इस भाई के साथ कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद इलाज कैसा होगा ये मैं भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, और जानना भी नहीं चाहता। बिल्कुल इसका क्षेत्र है। अच्छा बता रहे माननीय गृह मंत्री का क्षेत्र है, माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन है, कोई साथी बैठा तो बताइएगा कि भैया आए थे, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, भाई हम गरीब लोगों को सताना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो हम अपनी गरीबत छोड़ दें, हम ये भूल जाए रोटी कपड़ा मिले ना मिले, हम तुम्हारी शादी बढ़ जाया कर, राजनीति नहीं करने देंगे, राजनीति करने नहीं देंगे। सिरों की संख्या इतनी है कि अगर पूरे मध्य प्रदेश के 20 लोग हिस्सा लग जाए ना मूवमेंट में, 20 लोग घर छोड़कर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो दोनों सरकारें कभी कहती है ना गेंद तुम ले लो गेंद तुम ले लो, इन दोनों सरकारों कभी का घर बिठा के कहेंगे ठीक है बहुत होगी राजनीति, अब राजनीति करने के बाद हमारा। मैं कहता हूँ ओबीसी महासभा के लोगों को भी, ओबीसी समाज के लोगों को भी, कि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके ये लड़ाई इतनी मजबूत की है जो हमें अधिकार दिए। सन 1992 में जो मंडल कमीशन साहब काशीराम, शरद यादव और अन्य नेताओं ने मिलकर के लागू कराया वीपी सिंह की सरकार में, और उसके बाद जब मंडल कमीशन इन संघियों ने शुरू किया, उसमें मेरा ओबीसी समाज भीतर झंडा उठाए खड़ा था। वो नहीं जानता था कि ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र जो इन्होंने चला दिया, और आज भी मेरा ओबीसी समाज में अंधा हुआ पड़ा है। अरे मैं कहता हूँ कि आओ कंधा मजबूत करो, अपनी हिस्सेदारी लो, आर्टिकल 340 को सही से समझो, और इन लोगों ने जो अधिकार छीने हैं ना, जो देश के अंदर अधिकार छीन लिए हैं, इनसे वो सारे का सारे अधिकार वापस छीन लो, बिल्कुल छीन लो, और इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हो जाओ। मैं तो कहता हूँ और ये हो रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है। मैं आया था यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही थी, आया पुलिस ने डिटेन कर दिया, वो भाषणबाजी हुई, तो साथियों ने कहा भाई डर नहीं लगता, हमने कहा भाई लगता है, बिल्कुल डर लगता है भाई, जिस काम के लिए निकले उस काम को ना करके घर लौटे तो डर लगता है, अगर इस काम में मर जाए तो डर नहीं लगता, लेकिन हाँ कायरों की तरफ भागने से डर लगता है। हक अधिकार के लिए लड़ना सीखा है, लोगों को तैयार करना सीखा, अगर उन्हें तैयार ना कर पाए तो डर लगता है भाई, वरना लाठी गोली डंडों से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता। अब नहीं लगता, पहले लगता था, अब नहीं। मेरे घर का वाकया है, एक आंदोलन में जा रहा था, मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ा, कह रहा भाई तू घर ना लीजिए। मैंने क्या हो गया? ना भाई मर जाएगा। मैंने कोई बात नहीं, तो दुनिया मर रही है, आंदोलन के लिए मर जाऊंगा तो लोग याद करेंगे भाई कोई था आंदोलन के लिए मर गया, कहने ना। मेरी मां ने मुझे जमीन पर सबसे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद उसने कहा कि भाई सर भीम आर्मी को छोड़ दे, हमारा कोई मतलब नहीं। मैंने उस दिन अपनी मां को बात कही कि तुम्हारे बाद अगर कोई मेरी मां है तो उसका नाम भीम आर्मी। जीवन में कभी
मुझे धैर्य दिया, लेकिन ये संगठन को छोड़ दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, मेरे बच्चे छोड़ दूंगा, आपको छोड़ दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो संगठन बनाया उसे छोड़ दूंगा। तो मेरी माँ ने हालांकि उस दिन के बाद कभी मुझे नहीं कहा मैं आंदोलन में आ रहा हूँ, मेरे घर में जिंदा है कोई मरा है, कभी मेरी माँ ये नहीं कहती मैं रुक, क्योंकि एक बच्चे को माँ से कोई प्रेम नहीं कर सकता, उसका ध्यान माँ से कोई रख ही नहीं सकता, माँ से ज्यादा उस बच्चे का ध्यान कोई रख ही नहीं सकता। ये मेरा सिर्फ बताने का एक ही मकसद है, दूसरा मकसद नहीं। अभी 21 तारीख में स्थापना दिवस था, बहुत सारे साथियों ने कहा कि भाई तुम सब राजनीति के लिए कर रहे हो, तो हमने कहा किसी ना किसी को तो राजनीति में जाना जरूरी है। हमने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से जब 24 प्रदेशों के लोग आए थे, साहब का भाई बिना रतन सिंह राजनीति नहीं करेगा, जब तक उसका समाज हाथ खड़े करके ना कह दे कि राजनीति करो वरना करेगा नहीं, बिना रतन सिंह राजनीति को मारता है। और मैं मध्य प्रदेश में भी कहता हूँ कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में, उसमें लिखी गई थी जब मुझे पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था बुद्धिजीवी लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं और बेवकूफ लोग नेतृत्व लेने की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो और थोड़ा सा भी आपकी बुद्धि का विकास हो गया है, तो आप नेता बनाने में विश्वास रखो, नेता बनने में विश्वास मत रखो। देखिए कारों के कितने, और ये पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने खड़े हैं, इनमें से एक भी आदमी का बैकग्राउंड कोई 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला नहीं है, एक भी आदमी का बैकग्राउंड किसी MP MLA विधायक वाला नहीं है। चेक कर लीजिएगा सब लोग, सबका बैकग्राउंड क्या होगा, ज्यादा ज्यादा किसी के पिताजी सिपाही होंगे, किसी के पिताजी जज वज होंगे, किसी के पिताजी मजदूरी करते होंगे, यही बैकग्राउंड होगा, पढ़े लिखे होंगे, ये बैकग्राउंड होगा जितने लोग सब पढ़े और तमाम साथियों बैठे होंगे, चेक कर लीजिएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत से आज मध्य प्रदेश में ताकत है। अगर किसी एरिया में गलत होता है ना, और मेरा एक कार्यकर्ता फोन कर देता है कि भीम आर्मी का ग्राम का अध्यक्ष बोल रहा हूं और ये गलत हो गया है, कोतवाल साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये गलत होने नहीं दिया जाएगा, तो इतना तो मुझे यकीन है कि कोतवाल साहब कुर्सी से खड़े हो जाते, फोन पर खड़े हो जाते, भाई नहीं गलत का साथ नहीं दिया जाएगा, और फोन पर मुकदमा दर्ज होता है। ये ताकत आप लोगों ने भीम आर्मी के लोगों को दी है, मुझे पता, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि भीम आर्मी में जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के समर्पित सिपाही हैं, तो मध्य प्रदेश का आंदोलन इसी तरीके से तेजी से चलेगा। अभी तो कुछ नहीं, हमने तो अपील करनी शुरू कर दी है, सरकार को चैलेंज करना शुरू कर दिया है कि अगर हमें रोकना है तो इसमें तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून आना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने लोगों को कहा कि आज पढ़े लिखे बच्चे लोग कहते हैं भाई 2 बच्चे बनाएंगे, हमने कहा भाई 2 तो बना लो पड़े और 1 बना दो भीम आर्मी का, जिसका पालन भी भीम आर्मी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो समर्पित होगा, अम्बेडकर मूवमेंट समर्पित होगा, वो इलाज करेगा, बिल्कुल करेगा, उसे पढ़ा लिखा कर जज बनाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर नेता बनाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर ये विशेष बनाएंगे, वो इलाज करेगा ऐसे लोगों को हमारे साथ गलत। लेकिन आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है, सहयोग की अपील है, क्योंकि वो कहते हैं जिसके घर खीर उसके बाहर खीर, कहावत तो सुनिए ना गाँव में, ये तो सुनिए, जिसके घर खीर उसके बाहर खीर। भाई जिसके घर में परिवार इकट्ठा हो उसकी गेल पड़ोसी भी लग जा, लेकिन जिसका परिवार इकट्ठा नहीं होता ना, उसके साथ उसका पड़ोसी भी नहीं लगता। समझ रहे क्या कर रहा हूँ? जो आगे बताया जाएगा ना आप लोगों को चुनाव के टाइम पे, भाई तुम बड़े हिंदू हो तो पूछेगा जरूर, भाई जब हिंदू थे 2 अप्रैल को, जो छोटा भाई यहाँ वाला भी था तो बड़ी तुम्हारी थी भाई, और जब हिंदू थे तो यार मनीषा वाल्मीकि का तो दरिंदगी से रेप क्यों किया था, और जब हिंदू थे तो राजस्थान में छोटे से बच्चे की क्या गलती थी पानी पीने को लेकर मार दिया, जब हिंदू थे तो राजस्थान में मूस रखने पर क्यों मार दिया भाई, जब हिंदू थे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण की संख्या घटनाएं क्यों है? देखो सवाल तो पूछना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि गूंगे बहरों कोई नहीं सुनता। मैंने कहावत बताई थी ना कि गांव में चोर आ जाओ तो शोर मचाओ,
तो ये चोरी हुए हैं इकट्ठे होकर जो आ रहे होंगे बिल्कुल। और सवाल पूछना, हमने भी राजनीतिक दल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। हमने बनाया अपने, हमने सर्वजन सुखाई के लिए नहीं बनाया, हमने बनाया बहुजन हिताय बहुजन सुखाई के लिए। जो लोग जिन लोगों का सदियों से शोषण हुआ, जिन लोगों पर सदियों से अत्याचार हुआ, उन लोगों के उत्थान के लिए बनाया है, उन्हें बीच से नेता बनाने के लिए बनाया है। और हम ये नहीं कहते कि वो सजाएगा नहीं हो जाएगा, हम तो ये कहते हैं सब लोगों कि मेहनत करोगे, समाज के बीच जाओगे, समाज की पीड़ा सुनोगे, तो हो सकता है कि तुम वहां चले जाओ जहां संग बजा के जाने की बात होती है। मेहनत करो, तुम मेहनत नहीं करोगे तो जा नहीं पाओगे। ये हम इनको समझाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि परिवार जो कई जातियों में बटा पड़ा, कितनी जाते बताइए साहब का श्राम 6743 बताइए ना, ज्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रदेश में जाता हूँ वहाँ 4-10 जातियां नहीं मिल जाती है। ये जो तमाम जातियों में बटा हुआ मेरा समाज है, ये तमाम गोत्रों में, अनेकों धर्मों में, अनेकों परंपराओं में, अनेकों क्षेत्रों में, अनेकों जगह जो मेरा बिखरा हुआ समाज है, इसको एकजुट करने का प्रयास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो राज्य, पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा जहां हम एकजुट होंगे और हम अनुवाद की हिला करेंगे, जहां हम एकजुट होंगे। और ये तय है, कोई ये कहता हो भाई ये नए लौंडे लफाड़े क्या राजनीति करेंगे, ये तय है कि जिसे एक आदमी विधानसभा में भेजे ना, हिम्मत नहीं वो एक आदमी विधानसभा चलने, तो जितने खड़े हैं ना, ये जितने लोग खड़े हैं ना, गुलाम नहीं बनाया जा रहा, इन्हें ये सिखाया जा रहा है कि गलत के खिलाफ आवाज कैसे उठाओ। अगर रणजीत सिंह गलत करता है तो मेरे सामने भी आकर कहो कि दरिया आपने गलत कर दिया और इसको वापस लो। इनको ये सिखाया जा रहा है। और जानते हैं यहाँ की शासन सत्ता, यहाँ के संघी जानते हैं कि भीम आर्मी का एक भी व्यक्ति जिस दिन विधानसभा संसद में बैठ जाएगा ना, उस दिन वहां की कुर्सियां फटेंगी, उस दिन वहां हक अधिकारों की बात होगी, वहां लड़ाई होगी, मजबूत लड़ाई होगी। चलेगी नहीं जब तक दलित आदिवासी पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक मुसलमानों की बात, ईसाइयों की, सिखों की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक विधानसभा संसद चलेगी नहीं। और ये चुनौती है मौजूदा देश की जो राजनीतिक सरकारें हैं। गठबंधन होना ना होना बात की चीज है, लेकिन हाँ जिस दिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता समाज पार्टी से जीत कर जाएगा, जो तेवर सड़क पर है ना, उसको 10 गुना तेवर विधानसभा दिखाना। मेरा निवेदन आपसे, इस बीच मैंने पहले बताया उत्तर प्रदेश के बोली थोड़ी सी अक्खर है, तो गलत शब्द जाए उसके लिए माफ कर दीजिए। ठीक, कोई माफी कर दोगे, करोगे क्या भाई? मुझे जान से मारने तो रहे, मैं घर जाकर बैठ जाऊंगा, रोटी भी दोगे भाई? ये समाज तो वो है बेचारा, दुश्मनों को खाना खिला देता है, दुश्मन खिला देता है, दुश्मन के घर चला देता है। मैं तो धरा पड़ा। एक प्रयास करना है एकजुट होने का, इस बार ताकत दिखानी है कि हम क्या हैं। ये जो जनसंख्या की ताकत, लोकतंत्र की ताकत आप लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई है, प्रत्येक नागरिक के पास एक ताकत है। इस ताकत का सही प्रयोग करना है, सही लोगों के साथ होना है और इन लोगों को चोरों को बनाना है। देखिए बात क्या है, लोग किसे मानते हैं? जैसे हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम फूले पेरियार को मानते हैं, हम बुद्धास को मानते हैं, नाटक मानते हैं, वो मानते हैं सावरकर को। सावरकर जानते कौन था? कितने लोगों को पता सावरकर कौन था? वीर सावरकर, माफी चाहूंगा, वीर सावरकर कौन था? वीर सावरकर वो थे जिस समय भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी, बहुत सारे नाम हैं, ये लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, तो उस समय सावरकर साहब जेल में थे। उन्होंने जेल से लेटर लिखी, चिट्ठी अंग्रेजों को, कहा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल से बाहर निकाल दीजिए। क्या रजिस्टर मानते हैं? और ये खड़ा करते हैं। ये मैंने नहीं कहता, जो पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति भी है, जो तर्कशील है, जो जानता है ये देश आराम से चलेगा, जो जानता है इस देश में लोकतंत्र है, वो भी ये बात कहता है, वो भी इस बात को मानता है कि जो लोग माफी वीरों का समर्थन करते हैं, माफी वीरों को वापस मानते हैं, वो लोग यार ये सब निकल कर जाएंगे, साफ साफ लिखा होगा। सही जानिए, मैं एक बात कही थी
पहले भी बाबा साहब अम्बेडकर की कि जो कौन चाहते हैं वो इतिहास नहीं बना सकती है, इतिहास को नहीं जानते तो पढ़ते नहीं है। अरे क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ फोन हाथ में रखने से, 24 घंटे फेसबुक चलाने से अच्छा आज किसकी फिल्म आ गई, आ रहे थे क्या की है, आज की किसकी आ गई है, आज मलिका शेरावत की आ गई है, आज किसकी आ गया, फलानी की फिल्म आ गई है, टिकड़ी की फिल्म, इससे काम नहीं चलेगा। अगर सोचते हो तुम्हारा उत्थान होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। तुम्हारा उत्थान जब होगा जब तुम्हें अपनी सही हैसियत का मालूम होगा, तुम्हें जब ये पता होगा कि तुम्हारे महापुरुषों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, जब तुम्हें पता होगा कि कितनी लड़ाई के बावजूद तुम्हारे हाथ में फोन आया है, और ये होगा पढ़ने से। गूगल पर सब चीज है। अगर डेली के 20 मिनट भी आप बहुजन आंदोलन को पढ़ने के लिए दे दो तो मैं लिख कर देता हूँ, 10 साल में इस देश की व्यवस्था बदल दी जाएगी। इस देश में अमन शांति चयन हो जाएगा। जो बलात्कार मर्डर करने वाले लोग दिखेंगे नहीं। एक हमारा साथी है, पूरे देश में भीम आर्मी ने 1 लाख पाठशाले खोलने का वचन दिया, संकल्प लिया। 21 तारीख को पाठशाला तो पहले चलिए हम लोगों का जन्म ही बीमारी पाठशाला से हुआ है। परवेंद्र घोर पड़े, ये हमारा साथी 4-5 पाठशालों को मैंने निरीक्षण किया, कभी मैं कर रहा है। सभी पाठशालों में किसी में 40, 50, 60, 70, 80 बच्चे हैं। तो जो साथी जिस युवा को ये लगता हो कि वो अपने गांव में कुछ अच्छा करना चाहता है, जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर, किसी आंदोलन से ऊपर उठकर सिर्फ देश की व्यवस्था को सही तरीके से स्थापित करने के लिए वो अपने गांव में बीमारी पाठशाला खोलना चाहता है, ये परविंदर घोर पड़ेगी है। इनसे संपर्क करें या भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता आपके आसपास उससे संपर्क करें और अपने गाँव में पाठशाला खोलें, वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करें। क्योंकि देखिए इस देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू है, प्राइवेट एक सरकारी। वहाँ हरियाणा सरकार ने किया है, जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा उसको मिलेगा, और जो सरकारी में पढ़ाएगा उसको देने पड़ेगा। जियो वाली पहले 1100 रुपए प्राइवेट स्कूल में हमारे को पढ़ा के देंगे, ठीक, फिर सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद करने का मतलब है कई हजार करोड़ इनको जब्त किया जाएगा, समझे? कई हजार करोड़ की जब्त है, वहां वेयर हाउस बनाया जाएगा। वहां जो आपका जो भी आया था, किसी जो आया था, उसके तहत वहां की फसलों को स्टोर किया जाएगा, ठीक। जो काम कई हजार करोड़ का है वो कई सौ करोड़ करने का रहता। और जब आप 1100 रुपए लेना शुरू कर दोगे, 1 साल लोगे, 1 साल से मुश्किल से 8-10 महीने ले पाओगे, फिर सरकार कहेगी देखो प्राइवेट सरकारी स्कूल तो हो गए हम बंद, अब अगर अपने बच्चों को है पढ़ना, अब फीस देनी पड़ेगी एक बच्चे की 2000 रुपये महीना, किताब के पैसे अलग, ट्यूशन के पैसे अलग, और अगर रोटी भी स्कूल में खुआनी है तो 2000 रुपये महीना उसके देने पड़ेंगे। अभी मैंने पहले कहा मेरा समाज बेचारा सीधा पड़ा जाएगा फंस, क्यों करेगा क्या? या तो बालक की पढ़ाई छुड़ावेगा, उसे आएगा चल मजदूरी, या भाई उसमें जो घर बाहर है उसे बेचेगा, रात दिन मारा खाएगा, तभी अपने बालकों को पढ़ाओ। सोचो तो मैं क्या करना है, क्या करो तो मैं क्या करना है, तब उनकी गेल लड़ना है या इनकी लड़ना है, ये जो लड़ने वाले लोग हैं। और हरियाणा का इनकी गेल है या नहीं भी हरियाणा इनकी गेल, तो कोई मुसीबत होगी तो बता दियो। भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता हो तो उसे फोन कर दो, ना हो तो 1 मिनट का वीडियो बना के घेर दो, भाई भीम आर्मी के लोग ये हमारी गेल गलत हो गया, कोई भी हमारी गेल गलत हो गया, हमारी मदद करो। और ये पूरे देश में जितनी बहनें हैं किस समाज की हैं, उनकी गेल गलत हो जाएगा कुछ तो रात को 12 बजे 1 बजे भी हम खड़े हैं, वो भी कहेंगे भाई हमारी गेल गलत हो गया, तो पूरी ताकत खड़े होगी। मैं इतनी सारी आदमियों के घर में 20 जने रह रहे हैं, 2-4 का मुझे क्या फर्क रहा है, ये पड़ जाएगा कोई फर्क, मैं पड़ जाएगा फर्क नहीं पड़ने का है। मैं दादी कह रही थी भाई ये तो नवी बोवा ये बावड़ी हो रही है, अन्य पहले खेत में गए, खेत में बाढ़ था, दादी कहती वो ने बताया भाई करीब हो था पहले क्या ऑपरेशन, ठीक, तो पहले हमारी माता बहुत है, अभी भी मेरी आबादी लगता एक दिन पता लगा वो आ रहे थे लोग खड़े नहीं सकते, तो आबादी किसकी ज्यादा है, आबादी किसकी ज्यादा है? हम एक सवाल का जवाब भाई चंद्रशेखर कितने लोग जानते हैं? आज मैं झूठा बोलिएगा नहीं मान सकता, रावण को जानो भाई वो कुछ गलत काम कर रहा है क्या?
भाई वो व्यक्ति कर क्या रहा है? जिसकी लिए हो जा, खड़ा हो जा, जिसको कोई आवाज नहीं उठाता उसकी लिए खड़ा हो जा, ये तो कर रहा है वो आदमी। भाई उसका साथ कब तक नहीं दोगे ना बता दो, और कब तक उसे मरना है? बताओ कस नहीं है? मैं सवाल पूछ रहा नहीं कह रहा भाई किसी की बहुत बीमार होगी तो एक ब्लड की जरूरत पड़ी तो दौड़ के देगी ना, खड़े हुई ना, तो सवाल में नहीं पूछ रहा। वो तो काम बीमार नहीं कर रही, राजनीति पूछ रहा कि उस व्यक्ति को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना है नहीं करना। सोच कर जवाब देना कि वोट भी देना पड़ेगा और नोट भी और सपोर्ट भी। अब सोच समझ के हाथ खड़े करना, कितने लोग हाथ खड़े करना चाहते हैं? भाई जिन्होंने हाथ खड़े करे उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं खड़े उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी कौम ईमानदार है। भाई वादा कर रखा होगा कि सुबह हम तरीके लेंगे, सुनाओ कर रखा होगा बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे किसी व्यक्ति की, मेरे भाई की या मेरे किसी बुजुर्ग की माँ की जुबान खराब हो, बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि एक ही तो चीज हम लोगों के पास जुबान है। जिसने जिसकी लिए वादा कर रखा उसकी जेल खड़ी रही हो, और जिसे लगता हो नहीं अब चंद्रशेखर जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है तो चंद्रशेखर आजाद के साथ वोट सपोर्ट नोट के साथ। एक बात और कहूंगा, दो लाइन है बहुत मजबूत है, सारी जगह को सबको पता। एक तो मेरी बीवी भी नुकाई तब इस शेर को क्यों कहो, लोग बावड़ा बताते होंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं बता दो, लेकिन कहा जा रहा है कौन सा कि बुलबुल के पंजों में बाज नहीं होते। बुलबुल समझता है क्या है? इतनी सी चीज है, और बाज इतनी बड़ी चीज है। बुलबुल वो 3, 4, 5, 10% लोग जिन्होंने इस देश की महिलाओं का शोषण किया, इस देश के 90% लोगों को शोषित बनाकर रखा, छूत बनाकर रखा, वो बुलबुल और बाज हम, जिनका शोषण हुआ, जो आज ताकत में है, जो आज मेजोरिटी में है, जो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के सरों पे कभी ताज नहीं। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिल के सरों पे कभी ताज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।